हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट डील किया था और वो ये था कि अगर आपके पास सपोज करो कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसपे कि लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट होगा इसका कूलम पर मीटर, और हमने लास्ट क्लास में डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। ओके, तो रिजल्ट आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दो होगा, एक होगा ई परपेंडिकुलर और इधर होगा ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट ई पैरेलल। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आया था, ई नेट। ओके, और रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट आपको याद होगा, ई परपेंडिकुलर था k लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये रिजल्ट था ई परपेंडिकुलर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये इधर की तरफ होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, जिसको बोलेंगे ई पैरेलल। और ई पैरेलल की वैल्यू आएगी k लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, अब इसी का एक्सटेंशन है, वो ये है कि क्या होगा अगर रॉड आपका यूनिफॉर्मली चार्ज हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long wire, infinitely charged long wire, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक रॉड है, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, बट अब ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, ऊपर प्लस इंफिनिटी और नीचे माइनस इंफिनिटी तक ये वायर है। अब देखो हमें कहां पे डी डिस्टेंस पे, जो कि क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमें कुछ नहीं करना है। What we have to do is to remember these formulas and let's think about the angle. This angle is theta 1, which should be 90 degree here because rod infinitely long distance पे है, और ये इधर theta 2, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। तो इसका मतलब सिंपली theta 1 equals to 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री हुआ। तो फिर अब बात करेंगे हम ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर क्या होता है, k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। बच्चों ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये होगा 2k लैम्डा बाई डी। दिस इज व्हाट ई परपेंडिकुलर। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ई पैरेलल थिंग। E parallel is k lambda by d cos theta 2 minus cos theta 1। अब ध्यान दो, थीटा 2 की वैल्यू और थीटा 1 की कितनी है, दोनों वैल्यू 90 डिग्री है। जब डालेंगे तो E पैरेलल की वैल्यू हो गई 0। ओके, इसका मतलब है कि अगर कोई जो एंड रिजल्ट आया वो ये आया कि कोई अगर आपके पास एक रॉड है जिसपे पी लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इनफाइनाइटली लार्ज है, तो किसी डी डिस्टेंस पे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वैल्यू होगी केवल ई परपेंडिकुलर एंड दैट इज व्हाट 2k लैम्डा बाय डी एंड ई पैरेलल कंपोनेंट इज मिसिंग। सो for a wire having infinite length, suppose we want to calculate its magnetic field at a distance d which is perpendicular one, then this electric field has a single component E perpendicular and its magnitude is 2k lambda by d। इसको लिख लो।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर। हमारे पास देखो एक वायर है जिसपे कि लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये सेमी इनफाइनाइट का मतलब इधर प्लस इंफिनिटी तक है, और इस एंड के बगल पे ये डी डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, थीटा 1 होगा, और इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो थीटा 1 इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री, एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला था उसके अनुसार ई परपेंडिकुलर क्या हुआ, k लैम्डा बाई डी sin theta 1 which is sin 90 degree plus sin 0 degree, sin 0 0, sin 90 equals to 1, तो k lambda by d. This is what E perpendicular. Okay, and E parallel था k lambda upon d cos theta 2 minus cos theta 1, तो cos theta 2 which is cos 0 degree minus cos 90 degree. As you know, cos 90 equals to 0, cos 0 has 1 value, so k lambda upon d. तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर दोनों मिला हमें। दिस इज व्हाट ई परपेंडिकुलर एंड दिस इज ई पैरेलल। इसका सीधा मतलब हुआ बच्चों कि अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर हो और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों कंपोनेंट होगा, ई परपेंडिकुलर विच इज के लैम्डा बाई डी एंड ई पैरेलल have the same value k lambda upon d, और ये होगा E net। तो बच्चों E net आप सारे बच्चे जानते हो किसका होगा E net? E net होगा सर अंडर रूट E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है, तो अंडर रूट 2 इंटू k लैम्डा बाई d। दिस इज व्हाट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर। ओके, तो हमने सबसे पहले देखा एक फाइनाइट लेंथ का वायर था जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। जो रिजल्ट आया उसको हमने निकाला, निकालने के बाद हमने उसको दो स्पेशल केसेस, एक था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और दूसरा सेमी इनफाइनाइट, दोनों पे हमने इस रिजल्ट को अप्लाई किया और करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया। अब देखो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, उससे आपको बेटर फील आएगा। मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक दो वायर्स हैं, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर और इस पे भी लैम्डा कूलम पर मीटर, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट है वायर। डॉटेड का मतलब यहाँ मैं सेमी इनफाइनाइट दिखा रहा हूं। ओके, और हमारे पास एक मान लो पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा a। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो बहुत आसान है, अभी क्या सीखा है। अच्छा हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर गया, वो देखो क्या है। ये रॉड है, ठीक, ये रॉड था ना ऐसे, इसका जो रिजल्ट आ रहा है इसको ध्यान से देखो। ई परपेंडिकुलर तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन ई पैरेलल किधर होगा, यानी ई पैरेलल इधर होगा या इधर होगा, यही दो पॉसिबिलिटी थी। ई पैरेलल इधर होगा, ये जो इनफाइनाइट लेंथ का, ये जो इनफाइनाइट इंफिनिटी की तरफ जो मूव करता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ई पैरेलल आता है। फिर से सुनो, ई परपेंडिकुलर रॉड के परपेंडिकुलर, देयर इज नो डाउट इन दिस, बट देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटी। One is what? E parallel could be along this direction or along this direction. Which one is true? So, according to the result, we got E parallel, which is just opposite to this infinite length. तो बस इसी का यूज करते हैं। अब बताओ, क्या बच्चों इस रॉड की वजह से E परपेंडिकुलर इधर होगा और E पैरेलल इधर होगा, है या नहीं? ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? इसकी वजह से एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एंड दिस इज व्हाट ई परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल किधर होगा? इधर होगा, ठीक। ओके,
अब एंगल का बात करें तो देखो ये और ये 90 डिग्री पे इंक्लाइन था, तो क्या ये 45 है? तो क्या ये भी 45 है? तो इसका मतलब ये वाली एंगल भी 45 डिग्री और ये वाली एंगल भी 90 डिग्री। ओके, इससे इसको मिलाओ, क्या ये वाली एंगल इधर की तरफ 90 डिग्री है और इधर वाली क्या है? 45 डिग्री है। तो रिजल्ट देखें, इस वाले की वजह से ये ग्रीन और इस वाले की वजह से ये क्या मैंने लिया? ब्लू। अगर कंफ्यूजन है तो यहां देखो, ग्रीन वाली ब्लू वाली किधर? ये परपेंडिकुलर इधर और ये पैरेलल इधर, और नीचे वाले की वजह से ई परपेंडिकुलर इधर और ई पैरेलल इधर। ओके, दोनों ही केस में ध्यान दो कि थीटा 1 का 90 डिग्री है। थीटा 1 इज, अगर इसके वाले केस में देखो तो ये थीटा 1 90 डिग्री एंड थीटा 2, मान लो मैं इस वायर की वजह से बात कर रहा हूं, ये वाले वायर की वजह से, ये वाले वायर की वजह से क्या आया? ब्लू वाली है, ये वाली और ये वाली, तो थीटा 1 कितना? 90 डिग्री और थीटा 2 कितना? 45 डिग्री। ठीक, और चूंकि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये इधर, तो इसका मतलब दोनों एंगल पॉजिटिव होगा। और ई जो हमारा परपेंडिकुलर होगा दैट वुड बी k लैम्डा बाई d sin 90 प्लस sin 45, sin 90 प्लस sin 45 डिग्री। कितना हो गया? ये हो गया k लैम्डा बाई d sin 90 is 1 plus 1 by root 2. And what about E parallel? E parallel would be k lambda by d cos theta 2, cos theta 2 minus cos theta 1, cos theta 2 which is cos 45 degree minus cos 90 degree. तो cos 45 कितना होता है? 1 by root 2. ओके, ठीक। ओके, तो अगर मैं इसको सपोज करो ये वाली एक्स एक्सिस ले लूं और ये वाली मैं ले लूं वाई एक्सिस, ठीक, तो ई एक्स क्या लिखेंगे? ई एक्स इक्वल्स टू ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर बच्चों कितना? ई परपेंडिकुलर है k लैम्डा बाई डी, तो 1 प्लस 1 बाई रूट 2, ओके, माइनस k लैम्डा बाई डी, ई पैरेलल कितना? 1 बाई रूट 2, ठीक। यहां से k लैम्डा बाई डी कॉमन कर लेंगे तो क्या 1 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, क्या ये और ये गया? तो k लैम्डा बाई डी बचा। दिस इज व्हाट सर? ई एक्स, यानी कि x कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव आया, इसका मतलब इधर की तरफ। ओके, और हम बात करते हैं ई वाई। ई वाई क्या होगा? अगेन ई परपेंडिकुलर माइनस ई पैरेलल, तो ये कितना होगा? सर सेम रिजल्ट आएगा, k लैम्डा बाई डी 1 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस k लैम्डा बाई डी 1 बाई रूट 2। सॉल्व करेंगे तो सर हम सेम रिजल्ट हमें मिलेगा k लैम्डा बाई डी। ओके, तो फाइनली क्या रिजल्ट आया? ये फाइनली रिजल्ट आया बच्चों, ध्यान से देखो, तो क्या ये एक रॉड था और ये क्या एक रॉड था? क्या इधर की तरफ इनफाइनाइट लेंथ, क्या इधर की तरफ इनफाइनाइट लेंथ? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई एक्स इधर की तरफ आया सर, और ई वाई इधर की तरफ आया। ई एक्स कितना? k लैम्डा बाई डी। मतलब बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक चीज हो गई है मुझसे छोटी सी मिस्टेक, बहुत छोटी मिस्टेक है। ये जो कोऑर्डिनेट मैंने ए ले लिया था, ए की जगह आप डी डी ले लो, डी और डी ले लो, ठीक। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर इधर होगा पैरेललोग्राम लॉ से, और ई नेट कितना होगा? रूट 2 k लैम्डा बाई डी। तो ये दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसको आप अच्छे से लिखें। जैसे सपोज करो कि
ये एक आपके पास लैम्डा कूलम पर मीटर का एक चार्ज है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q जिसका मास है m, इस चार्ज का मास है m और ये अभी रखा हुआ है रेस्ट पे रखा हुआ है। यहां से इसका डिस्टेंस है अभी r1। ओके, अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग यानी प्लस इंफिनिटी, इधर क्या माइनस इंफिनिटी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो इधर की तरफ होगा। इसकी वजह से ये चार्ज दौड़ने लगेगा और ये चार्ज सपोज करो जब यहाँ पहुंचता है जो कि डिस्टेंस r2 पे, तो इसके पास जो वेलोसिटी आती है v, इसकी वैल्यू आपको बतानी है सपोज करो। इसका मतलब फाइंड द velocity of the charge when it is at a distance of r2 from the y, ये आपका क्वेश्चन। अब देखो सॉल्व करना बड़ा आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि ये जो रॉड है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर की तरफ होगा, ये बस यही मेन क्रक्स था। अब देखो इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहला नंबर काम करो कि ये रॉड है आपके पास, यहां पे r डिस्टेंस पे यानी कि छोटा सा एक एलिमेंटल पाथ ले लो, छोटा सा एक एलिमेंटल पाथ। मैंने यहाँ एक r डिस्टेंस ले लिया और r पे जाके ये dr ले लिया मैंने लेंथ। ठीक, ये मैंने लेंथ लिया है छोटा सा। ये रॉड है आपका, लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब इसकी वजह से, रॉड की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर की तरफ होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, k लैम्डा अपॉन व्हाट r, 2k लैम्डा अपॉन r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब ये जो चार्ज है ये इस पे चार्ज कितना है, Q है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F कितना होगा, F इक्वल्स टू होता है Q इंटू E। ठीक, तो Q इंटू E की वैल्यू कितनी, 2k लैम्डा अपॉन R। ये हो गया क्या आपका फोर्स, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ma के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ma इक्वल्स टू क्या होगा, तो किसी की वजह से तो ये ऑब्जेक्ट मूव किया यानी कि वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, नेट फोर्स की वजह से ये आया आपका व्हाट, एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को ध्यान से रखो, देखो मुझे निकालना है वेलोसिटी, क्या निकालना है वेलोसिटी, लेकिन यहां ध्यान से देखो क्या ये इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा, सर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब एक्सेलरेशन r का फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ कि हम उसको लिख सकते हैं a को dv अपॉन व्हाट, dr into v equals to what, so this is what acceleration, q into 2k lambda upon m into r, और यहां से v into dv equals to क्या हो जाएगा, 2qk lambda upon m into dr by r। बस खत्म कहानी। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब r1 डिस्टेंस पे चार्ज था तो वेलोसिटी कितनी, 0 रेस्ट पे थी, और जब r2 डिस्टेंस पे आ गया तो अब इसके पास वेलोसिटी हो गई v। बस इंटीग्रेट करो, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2qk लैम्डा अपॉन m ln r2 बाई r1। यहां से v इक्वल्स टू हो गया 2 to the 4 लैम्डा अपॉन m into ln r2 by r1 का पावर कितना, हाफ। सो दिस इज योर आंसर। तो
तो इसमें देखो एक साथ दो कॉन्सेप्ट लगा। पहला नंबर बात इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगा, फिर फोर्स का बात किया हमने, फोर्स के बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, और एक्सेलरेशन देखा हमने कि एक्सेलरेशन ये वेरिएबल है, इट्स नॉट कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन को लिख लिया v × dv/dr, और फिर उसके बाद इसको प्रॉपर लिमिट के साथ रख के इंटीग्रेट किया, आंसर सो सिंपल। तो आप हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन जो होते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं, वो सिंगल कॉन्सेप्ट के नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट में कुछ न कुछ छेड़छाड़ की होती है। कोशिश करना होता है, जो एंट्रेंस होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन बनाए, यानी कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट का यूज करें। ठीक, क्वेश्चन है कुछ आपके पास कि सपोज करो आपके पास एक अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यानी कि ये लेंथ इसकी इनफाइनाइट है और इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो यहां पे r डिस्टेंस पे एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है और इसका मास जो है वो है m। ठीक, और ध्यान रखना ये वर्टिकली इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी वेट का रोल है। रॉड कुछ ऐसा है, ऐसा ये रॉड है और इसके ऊपर चार्ज रखा है, यानी नीचे इसके पास वेट लगेगा, कंफर्म है। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि जब इस चार्ज को हल्का सा हिला के छोड़ देते हैं तो ये सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो पहला नंबर तो यही दे देता हूं आपसे, डज इट एक्सिक्यूट्स SHM। दूसरा, इफ इट इज देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इट्स टाइम पीरियड, यानी कि क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। बहुत आसान। एक काम करते हैं, यहीं पे देखो, पहले सबसे पहला नंबर बात क्या ये SHM एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, इसको चेक करते हैं। बच्चों इस वाले चार्ज पे पहला नंबर चूंकि इसके पास मास है तो एक चीज तो लगेगा नीचे, वेट। ओके, और चूंकि ये रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, और क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, कितनी होगी इसकी वैल्यू 2k λ/r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या इसको मैं q से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है F इलेक्ट्रिक में लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर ये आ रहा है q × 2k λ अपॉन सर r, यानी कि जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है ये ऐसा कुछ इसका वेरिएशन है, मतलब r के साथ, यानी कि क्या हो रहा है, r को जब बढ़ा रहे हो आप तो f की वैल्यू घट रही है। ध्यान से नीचे देखो, तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, mg इज व्हाट, अ कांस्टेंट फोर्स हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो ये वाला फोर्स जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला वेरिएबल है, तो वेरिएबल है और ये r के साथ ये फोर्स क्या, और r बढ़ रहा है तो ये फोर्स घट रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर लेते जाएंगे तो किसी एक पर्टिकुलर r पे ऐसा हो सकता है कि ये वाला फोर्स इस वाले को बैलेंस मान रहा है। तो क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा? यस, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। SHM का क्या कंडीशन होता है बच्चों? SHM का कंडीशन होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम हिला के छोड़ देते हैं, अगर हमने उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको हिला के छोड़ दिया, आप याद करो ना, कितनी बार बता चुका हूं मैं, ये देखो ये क्या है, ब्लॉक यहां रखा हुआ है थाई में, यहां पे क्या है, ये नॉर्मल लग रहा है, सर यहां वेट लग रहा है, कोई लफड़ा नहीं, ये नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन नेट 0, तो क्या ये मेन पोजीशन होगा? हो सकता है ऐसा, लेकिन जब इसको मैंने यहां इधर लेके गए, यानी अब नॉर्मल एक्शन इधर लेकिन वेट सर इधर, तो वेट का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर। एन, क्या ये जो नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा? बट क्या ये mg sin थीटा अनबैलेंस फोर्स होगा? इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को लेके गए इधर तो आया इधर,
यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करके छोड़े, अगर वो अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस आता है, तो ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। यहां भी वही हो रहा है। देखो इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, एमजी इसको बैलेंस कर दिया, अब इसके ऊपर ले गए तो फोर्स घट गया, एमजी बढ़ गया। यानी कि सपोज करो कि आप इसको एक्स ऊपर लेके जा रहे हो, एक्स जैसे ऊपर लेके गए आप, तो क्या एमजी तो अभी भी यही है, लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स है ये क्या क्यू इंटू टू इंटू के इंटू लैम्डा अपॉन आर प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये एक्स फैक्टर आ गया, आर प्लस एक्स, इसका मतलब ये वाला फोर्स की वैल्यू घट गई, यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। इसका मतलब जैसे आप ऊपर लेके जाओगे तो ऑब्जेक्ट किधर आएगा, नीचे आएगा। इसका सिंपल मतलब है कि सर ये ऑब्जेक्ट एसएचएम कुछ ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। एंड दिस इज व्हाट द मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एफ नेट कितना सर 0, तो ए नेट कितना 0। सो सिंपल। तो सबसे पहले एसएचएम में मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप। तो मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम रिलेशन क्या कहता है सर, ये कहता है कि mg इक्वल्स टू कितना k इंटू 2k लैम्डा अपॉन r है। इसका मतलब mgr इक्वल्स टू 2k लैम्डा इंटू क्यू। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, नेट फोर्स नीचे लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी हुई, mg माइनस कितना k into 2k lambda upon r plus x, and this would be equals to what, m into a, f net equals to m into a, mg इसको इससे मल्टीप्लाई करो, r plus mg x minus 2k lambda q upon r plus x, यही हुआ ना। अब देखो मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप से क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, तो क्या बचा, a इक्वल्स टू आया mg x अपॉन r प्लस एक्स इंटू व्हाट सर, a m। अब ध्यान से देखो, you got acceleration in terms of displacement, that was the requirement, this is the basic condition for SHM, you should get acceleration in terms of displacement. Since I have written mg vertically downward as net force, this term this thing is coming as positive, otherwise case would have been opposite from this। मतलब मेरे कहने का ये है कि a इक्वल्स टू ये जो टर्म आया, ये वाला जो टर्म आया इसमें नेगेटिव साइन, तो ये तो तब होता ना जब मान लेते कि ऊपर की तरफ हमने नेट फोर्स लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैग्नीट्यूड से लेना होता, तो a इक्वल्स टू ये आया। ओके, अब ध्यान दो कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा। कंडीशन ये दिया रहेगा कि x की वैल्यू r से बहुत छोटी है, तो चूंकि सिंस x is very less than x is very less than r, तो फिर ऐसे केस में x खत्म हो गया और a इक्वल्स टू कितना आया, a इक्वल्स टू आ गया mg x अपॉन m into r, m कैंसिल आउट, a इक्वल्स टू व्हाट, g by r into x। चलो बड़ा काम हो गया। ये क्या है, ओमेगा स्टार, क्योंकि कंपेयर करो एसएचएम में क्या पढ़ा था, a इक्वल्स टू ओमेगा स्टार into x, तो कंपेयर करोगे इसको तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्टार इक्वल्स टू g by r, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट g by r। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा, तो इट्स 2 पाई अंडर रूट r by g, दिस इज योर टाइम पीरियड। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो इसी तरीके से एसएचएम के भी कॉन्सेप्ट मिक्स करके प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आपको ये पता होना चाहिए एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप से आपको पता लगेगा कि हाँ भाई क्या ये फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, और क्या इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एक्सीलरेशन या फोर्स नेट इधर की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है
की प्रीवियस पोजीशन की तरफ ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है। जैसे ये इधर ले गए थे तो वापस आया, तो क्या इसको इधर लेके गए तो इधर वापस आया, तो इसका मतलब ये अगर वापस आता है तो SHM एक्सिक्यूट करेगा और हम इसका इजीली टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर हमको लिख लीजिए। ओके, चलो, थैंक यू।